आगे देखते हैं हम तो के सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ का कंसेप्ट। हर स्पीशीज़ का अपना मोड होता है रिप्रोडक्शन का। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि बहुत ही जल्दी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं लाइफ साइकिल में, और ज़्यादातर एनर्जी जो है उनकी रिप्रोडक्शन में ही खर्च होती है। साइज़ में जनरली ये स्मॉल होती है और ऑफस्प्रिंग की संख्या इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर्स में ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बहुत जल्दी आ जाती है और इनका जो पूरा एक तरह से लाइफ टाइम है वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट जनरेशन टाइम भी होता है इनका। तो ऑफस्प्रिंग को एक बहुत ही कम पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करते हैं और इनका लाइफ स्पैन फॉर एग्जांपल लेस देन 1 साल से भी कम तक लाइफ स्पैन या लाइफ होती है इनकी। ये जो स्पीशीज़ होती हैं जो जनरली इनमें जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इनके ऑफस्प्रिंग को खोने के चांसेस होते हैं, तो ये इतनी हाई फिकंडिटी रेट शो करते हैं, यानी बहुत अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं कि किसी ना किसी तरह इनकी स्पीशीज़ का सर्वाइवल जो है वो सुनिश्चित हो सके। ऐसी जो स्पीशीज़ हैं जिनमें इतनी हाई इंट्रिंसिक रेट मिलती है इंक्रीज़ की, ये जो हाई इंट्रिंसिक रेट है इंक्रीज़ की, यानी एक तरह से इनकी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, इसे आर बुलाया जाता है। इन्हें आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं एल्गी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, एनुअल प्लांट्स सच एज डेंडेलियंस और ज़्यादातर इंसेक्ट्स। तो इन स्पीशीज़ को देखेंगे आप तो साइज़ में काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन इनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता या इंट्रिंसिक रेट जो इंक्रीज़ की, अपना नंबर बढ़ाने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक इनमें पाई जाती है। लाइफ स्पैन इनका काफ़ी छोटा होता है, तो ये जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं और अधिक से अधिक संख्या में रिप्रोड्यूस करती हैं। इन्हें आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ कहा जाता है या फिर इन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे फूड सोर्सेज मिलते हैं, तो उसी समय ही अपना रिप्रोडक्शन जो है शुरू कर देती हैं ताकि वो मौके का अच्छे से अच्छा फ़ायदा जो है उठा सकें। तो रिप्रोड्यूस भी बहुत जल्दी रैपिडली करती हैं और डिस्पर्स भी करती हैं रैपिडली, और ये केवल तभी करती हैं जब कंडीशंस पूरी तरह फेवरेबल हों। दूसरी तरफ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम एनर्जी खर्च करती हैं, लेट रिप्रोड्यूस करना शुरू करती हैं लाइफ में, और इनमें ऑफस्प्रिंग की संख्या काफ़ी कम होती है, जनरेशन टाइम काफ़ी अधिक होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा होने में बहुत टाइम लेते हैं, और ज़्यादातर एनर्जी इनकी एक्चुअली पेरेंटल केयर में खर्च हो जाती है। यानी कि ये कम ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं लेकिन उन पर खर्च कर रहे हैं एनर्जी उनका ध्यान रखने में, पेरेंटल केयर करने में, ताकि वो सुनिश्चित कर सके जो भी वो बहुत कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सर्वाइव करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए इनमें पेरेंटल केयर बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ये हो गई आपकी केस सेलेक्टेड स्पीशीज़। तो केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ में जनरली क्या होता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है या फिर इतना वेरिएबल नहीं, वेरिएशंस नहीं देखने को मिलती इनके एनवायरनमेंट में, तो ये निश्चित होते हैं कि ये कभी भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो जनरली सर्वाइव करेंगे ही। इनकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनमें सर्वाइवरशिप कर्व जो होती है वो कॉन्वेक्स देखने को मिलती है, लो फिकंडिटी होती है, यानी कम रेट पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कम ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये, और डेंसिटी इनकी जनरली फेयरली कांस्टेंट रहती है, यानी एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास बनी रहती है। इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऐसी स्पीशीज जनरली लार्ज बॉडी साइज शो करती है, इनकी डिस्पर्सल पार्ट्स पुअर होती है, जनरली एक ही जगह पर रहते हैं, पार्थेनोजेनेटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकती हैं ये, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हाई लेवल इनमें देखने को मिलता है। आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के लिए जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी वेरिएबल रहता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तो इसलिए जैसे ही उन्हें चांस मिलता है रिप्रोड्यूस करने का वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सर्वाइवरशिप कर्व इनके केस में कॉन्केव होती है, फिकंडिटी काफ़ी हाई होती है, डेंसिटी इनकी वेरिएबल रहती है, यानी हमेशा ही कैरिंग कैपेसिटी के जनरली बिलो रहती है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनका बॉडी साइज स्मॉल होता है, डिस्पर्सल प्रोसेस इनमें अच्छा होता है, आउट क्रॉसिंग देखने को मिलती है इनमें, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही लो लेवल, यानी ना के बराबर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। फिर देखते हैं हैबिटेट और निक का कंसेप्ट। ये जो निक टर्म है ये सबसे पहले ग्रिनेल ने 1971 में यूज़ की थी। निक एक्चुअली एक ऐसा स्पेस है जो एक स्पीशीज़ उस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है अपने स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्टिव लिमिटेशंस के द्वारा। तो होता क्या है कि दो चीज़ें, एक है हैबिटेट और एक है निक। हैबिटेट इज़ एक्चुअली जहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जिस प्लेस में, वो उसका हैबिटेट।
लेकिन निक जो है कोई प्लेस या कोई रहने की जगह नहीं है, बल्कि उसका एक तरह से इकोसिस्टम में जो उसका फंक्शन है वो निक डिफाइन करता है उसे। तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो निक है वो डिफाइन होता है उसकी टॉलरेंसेस, उसकी रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल के लिए अगर फ़िश जो है वो हैबिटेट जो है उसका, मान लीजिए एक स्पीशीज़ है फ़िश की और वो एक लेक में पाई जाती है, तो वो जो लेक है वो उसकी रहने की जगह है और वो उसका हैबिटेट। लेकिन अगर मान लीजिए वो उस लेक में रह रही है, तो उसका जो निक होगा, इकोलॉजिकल निक होगा, वो उसका फंक्शनल रोल क्या है वहाँ पर उस कम्युनिटी में, उससे डिफाइन होगा। उसकी ट्रॉपिक पोजीशन क्या है, यानी कि वो कंज्यूमर है या कौन से ट्रॉपिक लेवल पे ऑक्यूपाई कर रही है, और उसकी पोजीशन क्या है एनवायरनमेंट ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कितना टेम्परेचर, किस रेंज का टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकती है, किस रेंज का प्रेशर, किस रेंज का सॉइल पीएच या सॉइल फर्टिलिटी या लेक की जो पीएच वगैरह, वाटर का पीएच, एसिडिटी है, अल्कलिनिटी, इन सब का टॉलरेंस रेंज क्या है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसका इकोलॉजिकल निक जो है डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए वो फ़िश हालांकि होल पूरी लेक में उसका हैबिटेट है, लेकिन हो सकता है वो केवल लेक के बिल्कुल तल पे पाई जा रही हो या फिर वो सरफेस स्विमर हो, तो वो जो है उसका निक होगा, यानी जहाँ पर वो फीड कर रही है और जहाँ पर उसका एरिया है, क्योंकि वो उस एरिया से बाहर जाएगी तो टॉलरेट नहीं कर पाएगी या सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो निक को भी हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया स्पेशल या हैबिटेट निक, एक हो गया ट्रॉपिक निक, और एक हो गया मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निक। तो जो एक स्पेशल या हैबिटेट निक है वो डिफाइन करता है वो स्पेस को जो वो फिश ऑक्यूपाई कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो लेक के तल पर पाई जा रही है, बॉटम पर पाई जा रही है, तो वो उसका हैबिटेट या स्पेशल निक है। ट्रॉपिक निक से मतलब है हमारा उसकी ट्रॉपिक पोजीशन क्या है, जहाँ पर वो रह रही है उस कम्युनिटी की जो फूड चेन है उसमें उसकी ट्रॉपिक पोजीशन क्या है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शरी कंज्यूमर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रॉपिक निक डिफाइन किया जाता है। अब मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निक का कंसेप्ट जो है सबसे पहले दिया था हचिनसन ने। तो हाइपर वॉल्यूम निक एक्चुअली डिफाइन करता है कि वो सभी लिमिट्स जो उस पर लागू हो रही हैं, जो कि एनवायरनमेंट के अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्परेचर हो, एसिडिटी हो या सॉइल पीएच हो, ये सब जो है मिलकर जो उस पर एक क्या कहते हैं लिमिट्स डिफाइन कर रहे हैं, उस पर सेट कर रहे हैं, वो उसका हाइपर वॉल्यूम निक या मल्टी डायमेंशनल निक जो है कहलाता है। और उसी निक के अंदर वो है स्पीशीज़ आराम से सर्वाइव भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है और रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। उसकी लिमिट्स के बाहर, हाइपर वॉल्यूम निक के लिमिट्स के बाहर उसका सर्वाइवल जो है वो डाउटफुल हो सकता है। इसी तरह एक होता है फंडामेंटल निक और एक होता है रियलाइज्ड निक। फंडामेंटल निक का मतलब है मैक्सिमम स्पेस या मैक्सिमम हाइपर वॉल्यूम जिसको एक स्पीशीज़ फ्रीली इनहेबिट कर सकती है। मान लीजिए एक ही स्पीशीज़ अगर एक हैबिटेट में रह रही है तो वो किसी और भी स्पीशीज़ के इन्फ्लुएंस से फ्री है, तो ऐसे में वो जितना निक ऑक्यूपाई कर पाएगी, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगी, जितना हाइपर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगी, जो कि ऑफकोर्स थियोरेटिकल ही कैलकुलेट किया जाएगा, वो जो है उसका फंडामेंटल निक कहलाता है। लेकिन मान लीजिए अगर उस स्पीशीज़ के साथ एक दूसरी और स्पीशीज़ है या कई सारी और स्पीशीज़ हैं जो उसे उसके हैबिटेट में कंपटीशन प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसका जो फंडामेंटल निक है जो वो ऑक्यूपाई करती कब, जबकि वो फ्री होती। लेकिन अब क्योंकि वो कंपटीशन में है, इन्फ्लुएंस है दूसरी स्पीशीज़ से, इंटरफेरेंस हो रहा है उसके साथ, तो अब जो वो निक ऑक्यूपाई करेगी वो उसका एक्चुअल ऑक्यूपाइड निक होगा, जो कि रियलाइज्ड निक कहलाता है, जो कि ऑफकोर्स फंडामेंटल निक के मुकाबले स्मॉलर होगा साइज़ में। तो अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स किसी निक में साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि उन्होंने अपने जो रियलाइज्ड निक है उनको एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर लिया, उनके निक किसी भी तरह ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर निक्स ओवरलैप करते हैं तो उनमें कंपटीशन होना बिल्कुल संभावी है, और कंपटीशन होता है तो या तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा उनके बीच में, यानी एक स्पीशीज़ सर्टेनली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए दो स्पीशीज़ हैं और आपको लगता है कि उनके बीच में एक्चुअली कंपटीशन है, फिर भी वो कोएग्जिस्ट करें, तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपना जो रियलाइज निक है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर लिया एक दूसरे से, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, तभी वो साथ में कोएग्जिस्ट कर पा रही हैं। इसी तरह निक ओवरलैप
एक फिनोमेना होता है। इसका मतलब कि निक ओवरलैप, यानी एक स्पीशीज़ का जो निक है वो एक या दूसरे एक से अधिक स्पीशीज़ द्वारा शेयर किया जाए निक स्पेस, तो उसे निक ओवरलैप कहते हैं। वो ये एक ही कंडीशन में होता है जब मान लीजिए जो रिसोर्स वो दोनों स्पीशीज़ यूटिलाइज कर रही हैं वो सिमिलर हों, तो इस वजह से निक ओवरलैप जो है देखने को मिलता है। तो होता क्या है, इसकी एक डिग्री होती है, यानी किस हद तक निक ओवरलैप हो रहा है। तो अगर निक ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कंपटीशन दोनों स्पीशीज़ के बीच में बहुत अधिक होगा। निक ओवरलैप जितना कम होगा, यानी दोनों के निक जितना कम ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, इसका मतलब कंपटीशन उतना ही कम होगा। इसी तरह एक होता है निक विड्थ या निक ब्रेथ, जो डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली एक स्पीशीज़ जो निक ऑक्यूपाई कर रही है उसका रेंज कितना है। जितनी ज़्यादा रेंज होगी उसके निक की, इसका मतलब वो उसका निक विड्थ या निक ब्रेथ जो है उतना ही ज़्यादा जो है बड़ा है। तो इसका जो एरिया है निक का जो रेंज है एक्चुअली डिफाइन होता है सूटेबल क्लाइमेट और फूड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एज वेल एज दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए दूसरी स्पीशीज़ अगर ज़्यादा प्रेजेंट है संख्या में कंपटीशन के लिए, तो उसका निक का जो विड्थ है, निक की जो रेंज है या निक की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो उतनी कम होती जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसे बहुत अच्छे से एरिया में, पूरे लेक में उसे फूड अवेलेबल है, पूरी लेक में उसके लिए क्लाइमेट अच्छा है, टॉलरेंस रेंज में आ रही है पूरी लेक, तो उसका निक का विड्थ उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, बहुत ही कम सूटेबल एरिया उसके लिए अवेलेबल है जहाँ पे वो अपनी टॉलरेंस रेंज में सर्वाइव कर सके, तो उसके निक का विड्थ जो उतना ही कम होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। उसके बाद इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स और गिल्ड्स के बारे में। अगर मान लीजिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं लेकिन और डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में पाए जा रहे हैं, लेकिन वो सिमिलर प्रकार का इकोलॉजिकल निक ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में, तो उन्हें हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें ग्रासलैंड टाइप इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल के लिए जहाँ पे ग्रासलैंड क्लाइमेट पाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ होंगी ग्रासेस की जो कि प्रोड्यूसर हैं, और ग्रेजर्स की यानी हर्बीवोर्स की, वो जो है स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर पाया जा रहा है, ग्रासलैंड टाइप इकोसिस्टम कौन से जोग्राफिकल रीजन में पाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो सिमिलर निक ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रासेस प्रोड्यूसर है, तो दूसरे कहीं जोग्राफिकल रीजन में जो ग्रास की स्पीशीज़ पाई जा रही होगी वो भी वहाँ प्रोड्यूसर ही होगी। तो यहाँ क्या है, ट्रॉपिक निक समान है, तो इन्हें हम निक जो है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स जो है बुला सकते हैं। इसी तरह जो ग्रेजर्स हैं, जो उस घास पर या ग्रास पर फीड करने वाले हर्बीवोर्स हैं, उनकी स्पीशीज़ अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो हैं तो कंज्यूमर्स, और इसलिए वो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे क्योंकि वो सेम ट्रॉपिक निक को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह गिल्ड्स जो होती हैं वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं स्पीशीज़ के, अलग अलग स्पीशीज़ के, जो कि सेम रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करें और सेम तरीके से एक्सप्लॉइट करें। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग अगर सेम हैबिटेट में टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड स्पीशीज़ पाई जा रही हैं तो उनको भी हम गिल्ड बुला सकते हैं, यानी जो सेम लेवल पे हों, सेम क्लास की हों या सेम ऑर्डर की ऑर्डर में स्पीशीज़ आ रही हैं और वो एक ही रिसोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं और एक ही सिमिलर प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्हें हम गिल्ड्स बुला सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स डिफरेंट यानी अलग अलग क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, जबकि जो गिल्ड्स हैं वो सेम हैबिटेट में रहते हैं, एक ही हैबिटेट में पाए जाते हैं।